चलो जी, तो लास्ट टॉपिक जरा बताओ सब। लास्ट टॉपिक तुम लोगों को क्या पढ़ाए थे, मैसेज करो। न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताना है ना। देखो जी, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए काफी जरूरी होता है। और न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, एक डीएनए और एक आरएनए। खूब फेमस है और आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये न्यूक्लियाई में पाया जाता है, सभी लिविंग थिंग्स के न्यूक्लियाई में पाया जाता है। और ये पाया कैसे जाता है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है। मतलब वैसा प्रोटीन जो न्यूक्लिक एसिड को कंटेन करता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि न्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडी में पाया जाता है और एक इसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स है जो हमारे लिए जरूरी है। और ये सभी जो सभी लिविंग बिंग हैं उनके न्यूक्लियाई में रहता है। ठीक है, और किस फॉर्म में रहता है न्यूक्लियाई में, तो ये रहता है आपको न्यूक्लियो प्रोटीन्स में। न्यूक्लियो प्रोटीन्स में मतलब ऐसा प्रोटीन जिसमें न्यूक्लिक एसिड रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और न्यूक्लिक एसिड भी एक तरह का पॉलीमर ही होता है। तो न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड नया वर्ड आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे उसको। जब पॉलीमर बन जाएगा तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ठीक है ना, तो इस बात को आप ध्यान रखें कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड उसको कहा जाएगा। ठीक है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही न्यूक्लिक एसिड कहा जाएगा। और जो हमारे मतलब हमारे बिहेवियर, कोई कोई बोलता है कि किसी का व्यवहार अपने पापा की तरह है, किसी कोई बोलता है कि मम्मी की तरह है, कोई बोलता है दादा की तरह है। तो हमारे व्यवहार में जो मतलब सिमिलैरिटी आता है अपने पूर्वजों की तरह, अपने एंसेस्टर्स की तरह, तो वो वजह है उसका न्यूक्लिक एसिड। हमारे न्यूक्लिक एसिड बॉडी में पाया जाता है जिसके चलते हमारा बिहेवियर अपने पूर्वजों की तरह हो जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें आप समझ लीजिए। तो जितनी बातें बोले हैं उन सबको हम लिख दे रहे हैं। चलिए, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो सबसे पहले तो वही लिख देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे सिमिलर बिहेवियर के लिए जरूरी है। तो दोज बायोमोलिक्यूल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द which is responsible which is responsible for the transmission of character, for the transmission of character, transmission of character। ठीक है, from parents, from parents to son, from parents to son, और ग्रैंडफादर टू, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं इस बात को। ठीक है, पेरेंट्स टू सन। अब आप लोग इतना तो समझ रहे हो, इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड, इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। तो जो बायोमोलिक्यूल्स हमारे क्रोमोजोम्स के लिए जरूरी है, जो हमारे मतलब ट्रांसमिशन कैरेक्टर के लिए जरूरी है, उसी को हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो जिसके चलते हमारा बिहेवियर मतलब अपने पूर्वजों की तरह होता है, उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। पासवर्ड पे जाना ही नहीं है, क्योंकि इसमें लिख दिया ना, लिंक पे क्लिक करो और दोबारा करो। अरे बिना लिंक के जुड़ती हो, लिंक होगा तुम्हारे पास, लिंक से जुड़ो। न्यूक्लिक एसिड कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड कंस्टिट्यूट मतलब मेन पार्ट में इस भूमिका निभाता है। न्यूक्लिक एसिड कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट क्लास, एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। मतलब बायोमोलिक्यूल्स में इनका भी काफी बड़ा रोल है, ये आप ध्यान रखिएगा।
जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और विटामिन का होता है, उसी तरह से न्यूक्लिक एसिड का भी होता है। तो यह ध्यान रखिएगा। और न्यूक्लिक एसिड कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन न्यूक्लियाई। ये सभी लिविंग थिंग्स के न्यूक्लियाई में पाए जाते हैं। विच आर फाउंड इन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स। अब गधा का बच्चा गधे की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि उसमें उसका ट्रांसमिशन कैरेक्टर आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑल लिविंग थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ, ऑल लिविंग थिंग्स, all living things in the form of, in the form of nucleoproteins, in the form of nucleoproteins। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स के फॉर्म में रहता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये इसका मतलब हुआ कि वैसा प्रोटीन जो कि न्यूक्लिक एसिड को भी साथ में रखता है, आई प्रोटीन कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड बायोपॉलीमर्स होते हैं, तो इसको बायोपॉलीमर भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि बायोपॉलीमर कौन है, तो न्यूक्लिक एसिड्स को बायोपॉलीमर कहते हैं। और इनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। अभी हम जस्ट आप लोगों को बोले थे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ध्यान रखिएगा इस बात को कि इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, यानी ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ठीक है, तो चलो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये तुम्हारे कैसे हो गए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गए, समझ में आ गया ना। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब वो किसका पॉलीमर होगा, तो वो तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आर न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसके मोनोमर। और न्यूक्लियोटाइड में पॉली लगा दोगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा। ठीक है। और हर न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किससे बना होता है, तो ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, तो ये 3 पार्ट से बनता है। ये ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 पार्ट से बनता है, और न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में क्या क्या चाहिए बताओ। तो 3 पार्ट्स में चाहिए एक सुगर मॉलिक्यूल, ए सुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक शुगर का मॉलिक्यूल चाहिए। एक तुम्हारा हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कि एक ही एटम से मिलके सारा नहीं बनेगा, उसमें अलग अलग एटम्स रहेंगे। ठीक है, और उसको नाइट्रोजीनियस बेस कहा जाता है। तो डायग्राम बनाएंगे अभी कुछ देर में अगले पेज पे। तो हेट्रोसाइक्लिक, नाइट्रोजीनियस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजीनियस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों नाम आप याद रखिएगा कि क्या क्या चाहिए हमको न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। तो एक तो हमको फॉस्फोरिक एसिड चाहिए, एक नाइट्रोजीनियस बेस चाहिए, और एक शुगर चाहिए। और शुगर में भी तुम्हारा पेंटोज शुगर चाहिए। पेंटोज शुगर में याद होगा तुम लोग को, पेंटोज शुगर में तुम लोग को याद होगा हम क्या पढ़ाए थे। एक बताते थे राक्सल बोले थे पूरा, एक राइबोज, एक अरबिनोज, एक जाइलोज और एक लाइक्सोज। तो उसमें पेंटोज शुगर लिया जाता है, यानी चलो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगले पेज पे इसका हम डायग्राम बना देते हैं।
तो देखो जी, पेंटोज शुगर में हम क्या क्या बता रहे हैं तुम लोग को। पेंटोज शुगर में, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर याद है ना, हम इसीलिए राइबोज का बता भी दिए थे तुम लोग को। तो देखो जी, एक्चुअली में न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, ये भी पहले जान लो, और तब तुम लोग को ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। न्यूक्लिक एसिड दो तरह का बेसिकली होता है। एक को बोलते हैं डीएनए, नाम तो सब लोग सुने ही होंगे डीएनए। इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का ही ये टाइप है, लेकिन पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा होता है आरएनए, इसको बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो तुम लोग को याद होगा कि राइबोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, और जिन लोग को राइबोज का स्ट्रक्चर याद नहीं है वो लोग पीछे से जाकर के अपना राइबोज का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी बायोमोलिक्यूल्स चल रहा है, बायोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड चल रहा है। तो चलो जी, तो आरएनए राइबोज होता है, ये ध्यान रखिएगा। और दोनों का स्ट्रक्चर हम राइबोज का तुम लोग को शायद याद होगा, देखो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। तो दोनों का स्ट्रक्चर एकदम सेम होता है। 5 मेंबर का एक रिंग बना था, याद करोगे, तो इस तरह से होता था। और यहाँ दो वैलेंसी, यहाँ दो वैलेंसी, यहाँ दो वैलेंसी, और यहाँ दो वैलेंसी। और आरएनए में भी सेम स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा एक जगह डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस हम दिखा दे रहे हैं। ये राइबोज है, आरएनए में तो राइबोज है, तो इसमें तो तुम्हारा कोई फर्क नहीं है, जो तुम जानते हो वही है। तो इसमें तुम्हारा यहाँ पे क्या होता था, एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे फिर एच, फिर यहाँ पे ओ एच, फिर यहाँ पे एच, और फिर यहाँ पे ओ एच, और यहाँ पे CH2OH होता था, और एच होता था। ये राइबोज शुगर है, राइबोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और अल्फा डी है कि बीटा डी है, तो तुम साफ साफ समझ रहे हो कि ओ एच नीचे है तो अल्फा डी हो गया, यही ओ एच ऊपर रहता तो बीटा डी हो जाता। तो अल्फा डी राइबोज हो गया, अल्फा डी राइबोज शुगर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। और वही तुम्हारा डीऑक्सी राइबोज अब देखना है, 5 मेंबर का ये भी एक होता है, नाम सेम ही है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। तो देखो बहुत फर्क नहीं होता, एच ओ एच यहाँ पे भी रहेगा, एच ओ एच यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी CH2OH एच रहेगा, ठीक है। यहाँ पे खाली चेंज होता है, एच हो जाता है, मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ का गायब हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं। और ओ एच नीचे है तो इसको बोलेंगे अल्फा डी डेऑक्सी राइबोज, अल्फा डी डेऑक्सी राइबोज। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि एक हो गया आपका अल्फा डी डेऑक्सी राइबोज, और एक हो गया आपका अल्फा डी राइबोज। समझ गए लोग, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलो, इसके बाद से तुम्हारा ये पेंटोज शुगर समझ गए ना सभी लोग। पेंटोज शुगर एक डिफिनिट मतलब न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमको 3 पार्ट्स चाहिए था, एक शुगर चाहिए था, और एक तुम्हारा हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस चाहिए। यह भी आपको बता देते हैं कि नाइट्रोजीनियस बेस क्या होता है। और फॉस्फोरिक एसिड अगर नहीं जानते हो तो जान लो, H3PO4 को कहा जाता है। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 को कहा जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड 3 लोगों से मिलकर बना है बेसिकली, एक शुगर चाहिए, एक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस चाहिए, और एक तुम्हारा क्या चाहिए, एक तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, नाइट्रोजीनियस बेस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। चलिए, तो ये दोनों हो गए आपके। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। पेंटोज शुगर में बस यही बात याद रखिएगा कि एक होता है डीएनए और सॉरी, एक डीएनए और एक आरएनए होता है। डीएनए में पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज होता है, ये पेंटोज शुगर कहा जाता है। तो तुमसे आज के बाद जब भी पूछा जाए कि डीएनए में पेंटोज शुगर क्या है, तो डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में पेंटोज शुगर क्या है, तो राइबोज। और दोनों का डायग्राम हम बताए हैं। दोनों में बहुत मुश्किल नहीं है, एक में एच एच खाली हो जाएगा दूसरे नंबर पे, तो ये तुम्हारा बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज। हाँ, एक प्यूरिन होता है और एक पाइरिमिडीन होता है। बायो बायो से जो पढ़ते होंगे बच्चे, उनको तो जब बहुत आसानी से ये समझ में आएगा, क्योंकि उन लोग को बायोमोलिक्यूल्स में ये चीज़ पढ़ा दिया जाता है 11th में ही। तो नाइट्रोजीनियस बेस जो होता है बेसिकली दो तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड
कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। इनका भी डायग्राम हम बताएंगे आप लोग को, यह एनसीईआरटी में दिया भी है। टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन का दो गो बेस मिलेगा इसमें, ठीक है। विच अकर्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, हम बोलवे कि आप लोग को कि ये रिंग के फॉर्म में मिलेगा। विच अकर्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, इन द फॉर्म ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक का नाम होता है प्यूरिन, एक का नाम होता है प्यूरिन, और एक का होता है पायरिडीन, पायरिमिडीन, ठीक है। दूसरा जो होता है वो पायरिमिडीन। ये दोनों नाइट्रोजीनियस बेस है, इनका भी हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे। एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और प्यूरिन में कौन कौन होता है, तो प्यूरिन में एजी होता है, प्यूरिन में एजी होता है, ध्यान रखना। और तुम्हारा पायरिमिडीन में सीटीयू होता है, सीटीयू। अब देखो ए से क्या होता है, ए से होता है एडिनिन, एडिनिन होता है, ठीक है। जी से गुएनिन होता है, जी से गुएनिन होता है। सी से साइटोसिन होता है, साइटोसिन। और ये टी से थाइमिन होता है, और यू से यूरासिल होता है। तो इन सब का हम फुल फॉर्म भी लिख दिए। शॉर्टकट में लिखा गया है कि पायरिमिडीन सीटीयू को बोला जाता है, और प्यूरिन जो है वो एजी को बोला जाता है। और इन सब का स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी जब देखिएगा तो उसमें आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट पहले ले लो। नाइट्रोजीनियस बेस के बाद अब हम लोग फॉस्फेट ग्रुप के बारे में बात कर लें, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजीनियस बेस में आपके 5 लोग होते हैं, AgCTU, ठीक है ना। ए को एडिनिन बोलते हैं, जी को गुआनिन बोलते हैं, सी को साइटोसिन बोलते हैं, टी को थाइमिन बोलते हैं, यू को इरासिल बोलते हैं। और ये सब फिगर में पाए जाते हैं, मतलब बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर होता है या फिर थोड़ा अलग अलग टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो दिमाग में रखिएगा इमेज। प्यूरिन अगर पूछा जाए, प्यूरिन बेस और एक पाइरिमिडीन बेस, ये दोनों नाइट्रोजीनियस बेस के टाइप हो गए। तब प्यूरिन बेस में एजी मिलता है और पाइरिमिडीन में सीटीयू मिलता है। सीटीयू का नाम क्या है यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो ये आपके नाइट्रोजीनियस बेस के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दो चीजों के बारे में आपको बता दिए, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस। पेंटोज शुगर में बताए डिऑक्सीराइबोज और इधर राइबोज। और नाइट्रोजीनियस बेस में 5 गोलों के नाम बताए, AgCTU, एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। समझ गए लोग। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट, फॉस्फेट ग्रुप। अब हम लोग तीसरा ग्रुप देखने जा रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप। एक शुगर चाहिए था, वो हो गया। एक नाइट्रोजीनियस बेस चाहिए था, वो भी हो गया। अब एक तीसरा नंबर हम लोग को चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इसको तीसरा नंबर भी दे सकते हो। इन्हीं 3 चीजों से मिलके न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और उसी न्यूक्लियोटाइड को मिलाने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो हम लोग अभी जो कोशिश कर रहे हैं वो न्यूक्लियोटाइड बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए 3 लोगों को देख रहे हैं। एक नाइट्रोजीनियस बेस है, एक फॉस्फेट ग्रुप है, और एक तुम्हारा ये शुगर है। और शुगर में 2 नाम याद रखना। चलो, तो फॉस्फेट ग्रुप में न्यूक्लिक एसिड कंटेन फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉस्फेट ग्रुप का तो बता ही दिए कि फॉस्फेरिक एसिड से आता है, फॉस्फोरिक एसिड से आता है। तो न्यूक्लिक एसिड कंटेन्स, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना। ये फॉस्फेट ग्रुप रखता है, और ये क्या करता है, ये कनेक्ट करवाता है 2 न्यूक्लियोटाइड को। याद रखना कि जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना,
वैसे ही ये कनेक्ट करवाता है दो न्यूक्लियोटाइड को, विच हेल्प इन कनेक्टिंग टू न्यूक्लियोटाइड्स। देखो हम न्यूक्लियोटाइड ही बना रहे हैं, और न्यूक्लियोटाइड जब बन जाएगा तो दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने में ये काम करेगा। दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा तो डाई न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, तीन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, और एन जब न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देगा तो पॉली न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ठीक है, और पॉली न्यूक्लियोटाइड को ही न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो टू न्यूक्लियोटाइड को कैसे जोड़ता है भाई? तो एक लिंकेज से जोड़ता है, और इस लिंकेज का नाम अलग है, फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। फॉस्फो देखो फॉस्फोरस है तो फॉस्फो बोल रहे हैं, और डाई ईस्टर मतलब दो गो एस्टर बनेगा इसमें, तो फास्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा ये कनेक्ट करता है फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा कैसे? तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जोड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता क्या है जरा देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है, अब यही तीन गो चीज चाहिए था, जान लीजिए। तो तीन चीज हमको चाहिए, शुगर, इसके बाद से चाहिए था नाइट्रोजीनियस बेस। तो नाइट्रोजीनियस बेस में 5 लोग आ गए, AgCtu, और बोलो। सर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है द बॉन्ड विच फॉर्म बिटवीन फॉस्फेट एंड पेंटोज शुगर इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो जी, तो बॉन्ड जो होता है तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर, जो अभी तुम लोग को बताए हैं डिऑक्सी राइबोज और राइबोज, वो पेंटोज शुगर कहलाता है। तो उनके और फास्फोरिक एसिड के बीच में, चाहे फॉस्फेट के बीच के जो जो लिंक होगा ना, उसी लिंक को हम लोग फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बताए थे, वैसे ही तुम्हारा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं एक बार हम लोग। द बॉन्ड which gets formed, the bond which gets formed between phosphate group and pentose sugar, phosphate group and pentose sugar, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर के बीच में ये बॉन्ड पाया जाता है, ये लिंकिंग पाया जाता है, और इसी लिंकेज को पेंटोज शुगर इज नोन एज फास्फोडाइस्टर लिंकेज। तो लिखेंगे यहाँ पे इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। समझ गए लोग ना? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और न्यूक्लियोटाइड की तरह ही एक और कंपाउंड होता है जिसको कि हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में एक ही फर्क होता है, क्योंकि कई बार पूछ चुका है एग्जाम में पूछता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों। तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड से अलग होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि न्यूक्लियोटाइड के लिए तुमको तीन चीजों की जरूरत थी, फॉस्फेट ग्रुप चाहिए था, नाइट्रोजीनियस बेस चाहिए था, और शुगर चाहिए था। लेकिन न्यूक्लियोसाइड के लिए हमको पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस चाहिए, उसके लिए फॉस्फेट की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको भी याद रखना 2 मार्क्स के लिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर the combination of pentose sugar with नाइट्रोजीनियस बेस और पेंटोज शुगर खाली मिल जाएंगे, तो इन दोनों के मिलने से हम लोगों को जो मिलेगा उसको हम लोग पे न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। नाइट्रोजीनियस बेस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड, इसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो इसको अगर बनाना चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो आप लोग। एक आपको पेंटोज शुगर चाहिए, तो पेंटोज शुगर तो अभी हम डायग्राम से बताए थे,
ठीक है, तो पेंटोज शुगर जरा हम बना देते हैं। और एक पेंटोज शुगर के अलावा और क्या चाहिए हमको, बेस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बेस ले ले रहे हैं, ए ले लो। एजीसीटी में से, यू में से कुछ भी ले सकते हो। तो पेंटोज शुगर में कोई पेंटोज शुगर तो ये हो गया, और इसके बाद से ये वाला तुम्हारा नाइट्रोजीनियस बेस हो गया। तो इसको बोलेंगे पेंटोज शुगर, और इसको बोलेंगे हम लोग ये नाइट्रोजीनियस बेस। और नाइट्रोजीनियस बेस में बेसिकली 5 लोगों का नाम हम आपको बताए हैं, AgCtu। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा जब हम लोग को फॉस्फेट लिंकेज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉस्फेट लिंकेज के आने के चलते तब उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। तो अगर हमें न्यूक्लियोटाइड का डेफिनेशन लिखना हो तो थोड़ा सा इससे चेंज रहेगा। इन यही ग्रुप दोनों रहेंगे, लेकिन एक उसमें फॉस्फेट लिंकेज भी आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे उसमें कि न्यूक्लियोटाइड में द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर, कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर। चलो अगले पेज पे लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर, इसके बाद से ये बेस, नाइट्रोजीनियस बेस एंड नाइट्रोजीनियस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इन सब को मिला के इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। और इन्हीं को लेकर के पॉलीमर बनाएंगे तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो तीनों को मिला के अगर बनता है तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, एक डायग्राम भी बना देते हैं। ये पेंटोज शुगर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने ए लगाया था, तो ये तुम्हारा क्या है, पेंटोज शुगर है। एग्जाम में इस तरह से दिखा दोगे। ये क्या है, तुम्हारा नाइट्रोजीनियस बेस है, और किसी एक कार्बन पे तुम्हारा फॉस्फेट का लिंकेज जाएगा। ठीक है, मान लो कि तुम्हारा PO4 यहाँ पे आ गया, तो PO4 यहाँ पे रहेगा, तो ये फॉस्फेट लिंकेज है, फॉस्फेट ग्रुप। और यही फॉस्फेट ग्रुप जा करके अब लिंकिंग करवाएगा, और उसी लिंकिंग को हम लोग फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। और इस लिंकेज के द्वारा ये जुड़ते जाएगा, और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड करके और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएगा। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड का जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, तो लिखेंगे कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर, देखो जी, शुगर रहेगा। शुगर कहा जा रहा है किसको, इसको शुगर कहा जा रहा है। और शुगर के ऊपर ये बेस है, और ये फॉस्फेट है। तो शुगर रहेगा, इसके ऊपर में बेस रहेगा। शुगर के ऊपर में क्या रहेगा, बेस रहेगा, और इसके साथ फॉस्फेट रहेगा। तो फॉस्फेट को हम जरा इस तरह से बना सकते हैं, डबल बॉन्ड O, यहाँ OH और यहाँ पे भी OH। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर जरा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा। P पे रहेगा OH, ठीक है, P पे OH, और इधर में ये तुम्हारा O शुगर, पूरा ये लिंकिंग रहेगा। और इन सब पूरे कॉम्बिनेशन को लेकर के हम इसको बोलते हैं ये तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड। ये जब तीनों रहेंगे ना, तभी जा करके न्यूक्लियोटाइड इसको बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन कहलाता है तुम्हारा ये न्यूक्लियोटाइड। और इन्हीं का बार बार मतलब रिपीटेशन होगा, और रिपीटेशन करके ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे।
और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। तो देखो जी, अब हमारा हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं या न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं, तो शुगर ऊपर में बेस और यहाँ पे तुम्हारा फॉस्फेट, तो डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये किनारे वाला ओ एच गायब हो जाता है, फिर ओ होगा, फिर शुगर होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे शुगर है तो क्या होगा, बेस होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, ओ होगा, पी डबल बॉन्ड ओ होगा, नीचे वाला ओ एच ऐसे ही रहेगा, लेकिन इधर वाला ओ एच गायब हो जाएगा, ओ हो जाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा, शुगर होगा, शुगर के ऊपर क्या होगा, बेस होगा, और बेस के बगल में क्या होगा, ओ होगा, ओ के बगल में पी डबल बॉन्ड ओ होगा, ओ एच नीचे होगा, और इधर में ओ होगा, और इधर खाली एन कर देंगे, और इधर भी खाली एन कर देंगे। तो ये मेरा बन गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड, या फिर इसी को बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। न्यूक्लियोटाइड का बार बार मिलने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया, एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का ये डायग्राम बन गया तुम्हारा। तो न्यूक्लिक एसिड को ही और हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पूछा जाएगा कि न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है, तो बोलोगे कि न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। फॉस्फेट ग्रुप PO4 को बोलेंगे, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है, तो फॉस्फेट खाली बोलना है तो PO4 लेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन ओरिजिन उसका दिमाग में रखना है कि H3PO4 ही होता है। ठीक है, अब लिंकिंग में तो OH जाता ही है, ये तो पता ही है तुम लोग को।